क्वेश्चंस का वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 इंडियन इकोनॉमी, राइट। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? द फर्स्ट नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों पड़ी थी? हमने 1991 में इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, बट हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये कारण है उसके। इट हैज़ 6 रीजन्स। सो माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और इनकम रेवेन्यू कम था। गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सो फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट हैड बीन माउंटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन। पैसा कहाँ जा रहा था? नॉन डेवलपमेंट के कामों में। ड्यू टू परसिस्टेंट राइज इन फिजिकल डेफिसिट देयर वॉज राइज इन पब्लिक डेट। अब फिजिकल डेफिसिट राइज होने का कारण क्या था? लोन लेके पैसा तो वापस करना ही था, सो एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। देयर वॉज पॉसिबिलिटी दैट द इकोनॉमी लेड टू डेट ट्रैप। बहुत बड़ा रीज़न था कि इकोनॉमी डेट ट्रैप में फंस जाती। डेट ट्रैप का मतलब क्या है इसमें? यहाँ पे प्राइमरीली क्या है कि हम ज़्यादा ज़्यादा लोन लेते रहते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट पे करते हैं उस लोन के ऊपर, और फिर उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमें और लोन लेना पड़ता है। दिस इज डेट ट्रैप। सो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जो भी वो नॉन डेवलपमेंटल का एक्सपेंडिचर है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल रोड्स बना दिए, डैम्स बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंटल होता है सब्सिडी दे दी, राइट? किस पे? पेट्रोल पे। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो सब्सिडी क्यों? अगर आप गैस कंज्यूम कर रहे हो तो सब्सिडी क्यों? सोलर यूज़ करो अगर आपको फ्री में चाहिए तो, राइट? सो नॉन डेवलपमेंट, ऐसे और बहुत सारे फ्रीबीज और ये वो जो चल रहा है आजकल, दिस इज ऑल नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और फिजिकल डिसिप्लिन को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी था। इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन वाज एडवर्स। सो when receipts of foreign exchange fall short of their payments, receipts जब यानी कि रेवेन्यू कम था और पेमेंट्स ज़्यादा थी, द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट राइजेस। सो रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने टिल 1990 तक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन को प्रमोट किया है। डिज़ायर्ड रिजल्ट फिर भी नहीं आ पाए। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने कि 1990 तक के इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करें, यानी कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, लोकल बनाएंगे, लेकिन फिर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि इतना कुछ हम बाहर से मंगवाने लग गए थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ख़राब हो गया था। आर एक्सपोर्ट कुड नॉट कम्पीट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट। ना तो इंपोर्ट्स क्वालिटी को लेके, ना इंपोर्ट्स प्राइस को लेके। कंपटीशन, एक्सपोर्ट्स जो है हमारे कंपटीशन से बहुत ही पीछे थे, प्राइस और क्वालिटी दोनों में। तो इसका रीज़न क्या था? स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट और इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, राइट? सो हुआ क्या? बर्डन ऑफ फॉरेन डेट सर्विसेज इंक्रीज्ड एंड लेड टू डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इससे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स डिप्लीट हो गए। जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया ना 1991 में, वी वर लेफ्ट विद 10 days ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देन देयर केम द गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस क्या था? 1991 में इराक में वॉर हो गया। देयर वर फ्यू कंट्रीज हु अटैक्ड इराक, और इंडिया जो है वो इराक से पेट्रोल लेता था, इस कारण से वहाँ पे पेट्रोल की कीमतें शूट अप हो गई। सो बिसाइड्स इंडिया यूज टू रिसीव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रिमिटेंसेज फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। सिर्फ इराक से नहीं, और भी कई गल्फ कंट्रीज से वो लेता था। फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया। इंडिया गल्फ से इतना क्यों लेता था? बिकॉज जो इंडियन जो बाहर लोग काम करते थे वो प्राइमरीली गल्फ में काम करते थे। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था गल्फ में, और वो गल्फ में काम करते थे, इसलिए वो जो फॉरेन रिमिटेंस भेजते थे। क्योंकि बाहर अब पेट्रोल की प्राइसेस शूट अप हो गई थी, इराक में वॉर होने के कारण सारा गल्फ डिस्टर्ब हो गया था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जब पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे कि 1950 से लेकर 1990 तक गवर्नमेंट ने बहुत पुश किया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, बट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रेड टैपिज्म, करप्शन, लैक ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। सो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs degenerated into a liability बन गया। Most of the public sector undertakings were incurring losses. Their performance was quite satisfactory. बहुत सारी पब्लिक जो अंडरटेकिंग्स थी वो लॉसेस इंकर कर रही थी और उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो अनसेटिस्फैक्ट्री थी। ऑन अकाउंट ऑफ दीज फैक्टर्स इट बिकम्स इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इन सब फैक्टर्स के कारण गवर्नमेंट को नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा टू इनिशिएट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उन रिफॉर्म्स को इनिशिएट करना पड़ा। फिफ्थ, राइज इन प्राइसेस। पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ख़राब हो गई, इसके कारण
ड्यू टू राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, प्रेशर ऑन द इन्फ्लेशन प्रायर टू 1991 दैट डीपन द इकोनॉमिक क्राइसिस, बैड से वर्स कर दिया था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, 91 में 1991 में इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल टू सच अ लो लेवल दैट देयर वाज नॉट एनफ टू पे फॉर एन इम्पोर्ट बिल ऑफ 10 days। इतना भी नहीं था कि 10 दिन का इंपोर्ट बिल हम पे कर पाते, इंडिया के पास उतना भी पैसा नहीं था। इन सच सिचुएशन द गवर्नमेंट हैड टू रिजॉर्ट टू पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया एज सजेस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ने लोन लिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कंडीशन रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो। अगर आप अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करोगे ओनली देन यू आर एबल टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो ये प्राइमरीली हमारे 6 रीजन्स थे जिनके कारण हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़े। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इट। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इन सब फैक्टर्स के कारण नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी थी। नई इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन दैट एम्स एट रेंडिंग द इकोनॉमी, जिससे जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए, कॉम्पिटिटिव हो पाए और इकोनॉमी हम डेवलप कर पाएँ। दैट वाज द प्राइम एम। सो एलिमेंट्स क्या है नई इकोनॉमिक पॉलिसी के? सबसे पहला लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होती है? इट मीन्स टू फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम द डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था? लाइसेंस सिस्टम। What is license system? Government said, used to say in those years, that is up till 1991, before till the liberalization was done, the government used to say to take the permission from government for starting the business, right? यानी कि आपको एक काइंड ऑफ लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर आप वो लाइसेंस ले पाते ओनली देन यू विल बी एबल टू ओपन अप दी बिजनेस, राइट। उसमें भी गवर्नमेंट ने कोटा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जांपल, अगर आपने शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़नी थी कि मैं 100 शर्ट्स अ डे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, राइट। सो ये कंडीशन लग गई एक। सो दैट वाज द रीज़न कि इंडियन इकोनॉमी को में लिबरलाइजेशन करना पड़ा। क्या क्या मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए गए लिबरलाइजेशन के बाद? सो अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। इसका ना मैंने एक अलग से क्वेश्चन बनाया है इससे नेक्स्ट। सो इन चारों पॉइंट्स को हम वहाँ डिस्कस करेंगे, फर्दर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो लिबरलाइजेशन के ये चारों पॉइंट्स हम फर्दर वहाँ उस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देन इज प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन 2 तरीके से होती है प्राइमरीली। एक होती है ओनरशिप डाइल्यूट करना, एक होती है जो पहले पब्लिक सेक्टर करती थी, जो इंडस्ट्रीज पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, अब ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, राइट। सो फॉर एग्जांपल, पहले बैंकिंग सिस्टम में 1969 में जब नेशनलाइज किया गया ना, उसके बाद कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन नहीं हो पाता था, शेड्यूल्ड बैंक, कोई भी प्राइवेटाइज नहीं था, राइट। लेकिन जब ये हमने इकोनॉमिक मेजर्स, नए एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नए इकोनॉमिक मेजर्स अडॉप्ट किए, तब हमने कुछ बैंकिंग कंपनीज़ को, प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज़ को लाइसेंस दिए टू ओपन अप देयर ब्रांचेस, राइट। सो इसका मतलब पहले पब्लिक सेक्टर के लिए वो लोग बैंकिंग सेक्टर रिजर्व था, फिर प्राइवेट सेक्टर को साथ में चांस दिया गया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट बैंक्स थे जिनकी ओनरशिप डिल्यूट की गई। सो ये 2 तरीके हैं प्राइवेटाइजेशन के, या तो जो प्रेजेंट ओनरशिप है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करवा के उसको कुछ हद तक प्राइवेटाइज कर दो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। एंड पब्लिक सेक्टर को जो सेक्टर्स रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के लिए, अब उनको प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दो, दैट दे प्राइवेट सेक्टर शैल ऑल्सो ओपन अप देयर फैक्ट्रीज। सो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? रेफर्स टू द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, partial or full ownership and management of public sector enterprises by the private sector। क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को अब ज़्यादा ओपन नहीं करना अपने ऑफिसेस, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि पहले जिन सेक्टर्स में वो रिजर्व थे कि कोई प्राइवेट सेक्टर आ नहीं सकता था, अब वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं रहे, उनको पार्शली ओपन करना शुरू कर दिया था 91 में। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो प्रॉफिटेबल नहीं थी या जो वाइबल नहीं थी, उनको डिसइन्वेस्ट करके
कुछ शेयर उनका प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिया गया था। सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थे उनके शेयर्स सेल होने शुरू हो गए एंड टू दी प्राइवेट सेक्टर। देन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स इंटेग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया की इकोनॉमी को इन कॉन्ट्रास्ट टू इंटेग्रेट टू द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। किस कंडीशन में? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। पैसा, ट्रेड, बिजनेस, कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पीपल। पीपल भी इधर से उधर मूव होने शुरू हो गए अक्रॉस डिफरेंट बॉर्डर्स। सो क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए थे? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो इस पॉइंट में बेसिकली हुआ क्या है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे फॉरेन एंटिटीज़ को इंडिया में परमिशन दी कि वो अपना परसेंटेज ऑफ ओनरशिप या तो इंक्रीज कर सकते थे या वो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप खरीद सकते थे, राइट। सो इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जितनी भी इक्विटी लिमिट थी उनको इंक्रीज करना शुरू कर दिया। बेसिकली रीज़न इसका ओपननेस था, डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ ओपननेस है। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारा इंडिया में आना शुरू हो गया। पीपल वर इंटरेस्टेड टू ग्रैब द रिसोर्सेज दैट इंडिया हैड। हालांकि ये इनिशियली सेक्टर वाइज था, ऐसा नहीं है कि सब जगह ही ओपन कर दिया था, कुछ सेक्टर्स को ओपन किया था विच वर नॉट द थ्रस्ट। सेकेंड पॉइंट है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। अब कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी का मतलब क्या है? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी का मतलब है करेंसी जो है वो फुली कन्वर्टेबल नहीं थी इंटरनेशनल मार्केट में, इट वाज अ पार्शियली कन्वर्टेबल। इसका मतलब जो फॉरेन करेंसी थी वो आप ले सकते थे इंडियन रुपी को देके, बट कंप्लीट नहीं, 100% नहीं, पार्शियल कन्वर्टेबल करवा सकते थे आप इंडियन रुपी को। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? इससे इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंक्रीज़ हुआ, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई और धीरे धीरे करके फुल कन्वर्टेबिलिटी की तरफ इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है कि लिमिटेड एक्सचेंज जानबूझ के नहीं किया गया, इट वॉज डन डेलिबरेटली सो दैट फॉरेन करेंसीज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी रहे, दैट वो सारा का सारा इंडियन रुपी अगर लेके रख लेंगे फॉरेन कंट्रीज, उससे क्या होगा? उससे हमारा कंट्री का कंट्रोल उनके पास चला जाएगा, राइट। सो ताकि वो पूरा कंट्रोल ना रख पाएँ, इस कारण से पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी किया था 1991 में। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है? कि एक ऐसी पॉलिसी बनाना, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जिसका पर्पस हो कंट्री की फॉरेन ट्रेड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करना। सो इससे होता क्या है? गोल्स, एक गोल सेट किए गए जिससे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया गया, कंप्लायंस को रिड्यूस किया गया और ट्रेड का एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया इंडिया में। इसका पर्पस क्या था? लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाने का बेसिक पर्पस था इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन कंट्री शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड, रेजिंग द कंट्री शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द जीडीपी, कंप्लायंस के बर्डन को रिड्यूस करना, स्ट्रेंथन करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, फोस्टरिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट ट्रेड एनवायरनमेंट, राइट। एक ऐसा एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट ट्रेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो सब लोगों को पसंद आए, राइट। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैरिफ्स। इसका मतलब है वो डिक्रीज करना टैक्स को जो गवर्नमेंट चार्ज करती है इंपोर्टेड गुड्स पे। टैरिफ रिडक्शन कैन बेनिफिट द इकोनॉमी। इससे होता क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मेरी इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपया है, मैं 30% टैक्स देता हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं हम इनसे 30% नहीं 20% टैक्स चार्ज करेंगे, तो अब मेरी इनकम जो एक्चुअल रियल इनकम है इट इंक्रीजेज बाय 10%। कैसे? अगर मैं 30% टैक्स दे रहा था 10 लाख पे तो मेरे हाथ में 7 लाख रुपए आता था, अब मैं 20% टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे हाथ में 8 लाख रुपए आता है, राइट। सो टैरिफ रिडक्शन कैन बेनिफिट द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द इनकम, बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो भी सामान हम परचेज करते हैं वो अब सस्ता मिलना शुरू हो गया, और एफिशिएंसी इंप्रूव करके, राइट। सो दीज वर दी फैक्टर्स जो बेसिकली अफेक्ट कर रहे थे, जो बेसिकली मेजर्स थे ग्लोबलाइजेशन के, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट प्राइवेटाइजेशन, वी टॉक्ड अबाउट लिबरलाइजेशन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड इट, राइट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द वन आई डिस्कस्ड कि इसके मेजर्स क्या हैं लिबरलाइजेशन के. सो ये क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन मेन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन. सबसे पहला था अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. 1991 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई. इट अबॉलिश द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंसिंग. पहले क्या था, कोटा सिस्टम चलता था, लाइसेंस चलता था, यानी कि 1991 से पहले अगर आपको ये इंडस्ट्रीज़ में काम करना था तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से. सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस अबॉलिश कर दिया, एक्सेप्ट द लिकर, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड द डेंजरस केमिकल्स. इन 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी किसी में भी आप अपनी मर्जी से काम करो, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 8. सो पब्लिक सेक्टर पहले फोकस 1950 से लेके 1999 तक फोकस पब्लिक सेक्टर पे ही था. प्राइवेट सेक्टर को वॉज नॉट एनकरेज्ड एट ऑल. लेकिन अब जो रिजर्व थे ना पब्लिक सेक्टर के लिए 17 में से छोड़ के अब सिर्फ 8 रह गए थे रिजर्व. 2010-11 में नंबर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज रिड्यूस टू 2, सिर्फ 2, अटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज. बाकी सब प्राइवेटाइज कर दिया. राइट. डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. सो मैनी प्रोडक्शन एरियाज जो रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अब उनको डी रिजर्व कर दिया. फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. लिबरेशन ऑल्सो इम्प्लाइड फ्रीडम फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स विद अ व्यू टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी. अब इसका मतलब क्या है, प्राइमरीली होता क्या था पहले, जब भी किसी ने कोई प्रोडक्शन करनी होती थी तो दे रिक्वायर दी मशीनरी, लेकिन मशीन तो बाहर से आती थी, इंडिया में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी इन कैपिटल गुड्स को, इन मशीन्स को बाहर से मंगवाने के लिए. लेकिन 91 जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी. सो इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स वॉज पॉसिबल देन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन. सो ये 4 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे. आरबीआई का पहले रोल रेगुलेटर का था. आरबीआई डंडा लेके खड़ा रहता था, किसी के पास फेरा की रिस्ट्रिक्शंस, राइट, किसी ने फॉरेन एक्सचेंज में कुछ घपला किया, किसी और चीज़ में सो वो डंडा लेके खड़ा रहता था. लेकिन अब फैसिलिटेटर कि कोई बात नहीं, आपने कुछ किया, विल हेल्प यू. इट इम्प्लाइज लिटिल फ्रीडम टू कमर्शियल बैंक्स को फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई. कमर्शियल बैंक्स कैन डिटर्मिन द इंटरेस्ट रेट बाय देमसेल्व्स. कमर्शियल बैंक को ये ऑटोनॉमी दे दी कि जो प्रॉफिट वो अर्न करना चाहते हैं वो करें. एक फिक्स्ड प्राइम लैंडिंग रेट आरबीआई फिक्स कर देगा, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स के ऊपर है वो कितना रेट फिक्स करना चाहते हैं. गवर्नमेंट ने परमिशन दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज. बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स इस 1991 के बाद शुरू हो गए बनने. आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, राइट, आईडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक्स इसके बाद बने हैं. FIs like mutual funds, pension funds, they were permitted to invest in India. So बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, पेंशन फंड कंपनीज को परमिट किया कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें. सो दीज वर दी 4 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन में ओपन किए थे, रिफॉर्म्स किए थे. फिस्कल रिफॉर्म्स. अब हम जब भी फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करते हैं हमें क्या ध्यान में रखना है, हम गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, यानी कि हम रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे. क्योंकि हमने डेफिसिट की बात जब भी हम करेंगे तो डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रिसीट्स कम होगी. और जब भी हम फिस्कल सरप्लस की बात करेंगे इट मीन्स रिसीट्स हमारी ज़्यादा हैं, एक्सपेंडिचर कम है. सो फिस्कल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट करती थी लिबरलाइजेशन में क्या किया, डायरेक्ट टैक्स रेट्स रैशनलाइज कर दिए. टैक्स रेट्स 90% पर तक भी थे, 1991 के बाद 30% सील कर दिया. जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी. सो गवर्नमेंट की, हमें गवर्नमेंट बजट का चैप्टर किया है, सो उसमें गवर्नमेंट की इनकम्स के मेन सोर्सेज क्या हैं, टैक्स. टैक्स कौन सा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, राइट. दैट इज वाई वी आर टॉकिंग ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. 30% डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल 30% मैक्सिमम स्लैब कर दी. एंड जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया. इट इज़ अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, वन नेशन वन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज़ अ यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अगर आप
एक जम्मू कश्मीर में या चंडीगढ़ में या पंजाब में कहीं भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेम प्रोडक्ट इन चेन्नई, सेम प्रोडक्ट इन वेस्ट बंगाल, सेम प्रोडक्ट इन राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा विल बी प्राइस्ड सेम थ्रू आउट द कंट्री. Enactment of Fiscal Responsibility and Budget Management Act. सो ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप कर दी कि फिजिकल को मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट को मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. 2003 का एक एक्ट है. सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग. टैक्स रिटर्न फाइलिंग पहले हमें किसी जो सिंपल टैक्स रिटर्न है उसके लिए भी किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या किसी और एक्सपर्ट की. अब हमें सिंपल टैक्स जो है वो खुद भी भर सकते हैं, उसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स. सो एक्सटर्नल सेक्टर में हमने वही कोटास खत्म किए. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे एक्सचेंज रेट. सो फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस कंसिडरेबली रिड्यूस हो गए. कोटा सिस्टम्स खत्म हुए, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस हो गए, विदड्रॉ हो गए बहुत सारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर. मार्केट में कंपटीशन इंप्रूव हुआ, इससे पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ रिप्लेस हो गए. डी इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज. सो इंडिया ने डी वैल्यू किया इंडियन रूपी को. डी वैल्यूएशन का मतलब है इंडिया ने अपने रूपी की वैल्यू थोड़ी रिड्यूस की ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स प्राइमरीली कॉम्पिटिटिव प्राइस्ड हो जाएं, चीप हो जाएं थोड़े से प्राइस में, एंड वी आर एबल टू सेल मोर प्रोडक्ट्स आउटसाइड द कंट्री. क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये स्कूल एग्जाम्स में मैंने कईयों में देखा है. ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से डाल रहे हैं ज़रूर. प्री बोर्ड का ये 100% का क्वेश्चन है, राइट. और फाइनल्स में भी 1 या 2 साल छोड़ के आता ही है. क्वेश्चन क्या है, डीमोनेटाइजेशन ऑफ अ करेंसी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नवंबर 8 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डीमोनेटाइजेशन किया था. स्टेटमेंट सेज कि उसका एडवर्स इंपैक्ट हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्रीड हैं? रीजन बताइए. आंसर इज स्टेटमेंट इज नॉट टोटली करेक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डीमोनेटाइजेशन किया था उसका एडवर्स इंपैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे हुआ, बट उतना नहीं हुआ जितना इस स्टेटमेंट में बोलने की कोशिश की गई है, राइट. तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट फुली करेक्ट. शॉर्टेज ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन हैड एन इन्वर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अगर किसी के पास पैसा नहीं होगा तो वो इकोनॉमी में परचेज सेल नहीं कर सकता. देयर वर लॉन्ग क्यूज आउटसाइड द बैंक्स एंड ATM बूथ्स में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग गई थी. लेकिन थिंग्स इम्प्रूव्ड विद टाइम एंड नॉर्मलसी रिटर्न्ड. सो टाइम के साथ थिंग्स जो थे वो इम्प्रूव होने शुरू हो गए और नॉर्मल चीज़ें होनी शुरू हो गई. हाउएवर दिस मूव हैज़ मैनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नेगेटिव्स हमने अभी तक डिस्कस किया. ऐसा नहीं है कि इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नहीं थे. इसमें बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी को पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इम्प्रूव्ड टैक्स कंप्लायंस हुआ, राइट. सो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहला और सबसे बड़ा तो टैक्स कंप्लायंस है. एज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टैक्स एम्बिट में आने शुरू हो गए. टैक्स एवेजन रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल पेनल्टी. सो इससे कर्ब ऑन द ब्लैक मनी एंड करप्शन. सबसे बड़ा एडवांटेज जो पैरेलल इकोनॉमी की हम बात करते थे वो ब्लैक मनी और करप्शन से बाहर आ गया, राइट. सेविंग्स हुई. इंडिविजुअल्स चैनलाइज इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. पहले लोग 2 नंबर में करते रहते थे, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था. अब वो टैक्स मिलना ज़्यादा हो गया शुरू. इससे बैंक्स को पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए ताकि वो लोन्स प्रोवाइड कर सकें. सो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करने लग गए. बैंक्स में लोगों ने पैसा जमा कराना शुरू किया, राइट. क्वेश्चन नंबर 8 इज, इंडिया इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. इसके कॉजेज क्या हैं? छोटा सा एक क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में आएगा अगर ये आएगा तो, राइट. आउटसोर्सिंग रेफर्स, इसका मतलब क्या आउटसोर्सिंग है? अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में जितनी भी कंपनीज हैं वो आउटसोर्सिंग करके बैंगलोर में अपने ऑफिसेज खोल के आउटसोर्सिंग यहाँ करवाती हैं. फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एमर्जेस एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग. ये आउटसोर्सिंग जो है वो करते क्या हैं, इंडिया से क्यों करवाते हैं? क्योंकि इंडिया के पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर है एट ए लो वेज रेट.
इंडिया हैज़ अचीव्ड अ रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू इन दी IT इंडस्ट्री में, विच इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ आउटसोर्सिंग। सो रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू IT इंडस्ट्री में लेके आए, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है आउटसोर्सिंग का, राइट। हमारा 9th क्वेश्चन है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे LPG पॉलिसीज़ के। ये सारे पॉइंट्स हमने पिछले पूरे चैप्टर में डिस्कस किए हैं, इसी चैप्टर में, राइट। सो हम सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पीछे हम पॉइंट्स में कर चुके हैं इनकी। वाइब्रेंट इकोनॉमी, मल्टीपल वाइब्रेंट इकोनॉमी बननी शुरू हो गई हमारी। सो इकोनॉमी को वाइब्रेंट कर दिया LPG पॉलिसीज़ ने, एक जिसको हम बोलते हैं ना जीवंत इकोनॉमी कर दिया, यानी कि इसमें जान फूंक दी, बहुत सारे सेक्टर्स नए ओपन हो गए, इसको हम वाइब्रेंट इकोनॉमी कहते हैं। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सो आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना आपको स्टिमुलेंट मिलना शुरू हो गया, बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए। फिजिकल डेफिसिट पे चेक हुआ, चेक ऑन इन्फ्लेशन, राइट। सो इन्फ्लेशन भी पहले जो 8% तक पहुंच गई थी 91 से पहले, रिड्यूस होनी शुरू हो गई। कंज्यूमर सॉवरन हो गया, कंज्यूमर की जो मर्जी थी, जो चॉइस थी, अब वो खरीदता था डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन के बेस पे। सब्सटैंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी रिजर्व्स हैं उसमें इंक्रीज होना शुरू हुआ। फ्लो ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन के कारण कोटा सिस्टम खत्म हुआ, प्राइवेटाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बहुत सारा आना शुरू हो गया। इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन गया बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, एंड मोनोपोली मार्केट से हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी बनने शुरू हो गए। ये सारे के सारे पॉइंट्स पिछले सारे क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए मैंने दोबारा इनको डिस्कस नहीं किया, राइट। ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहा LPG का, LPG के नेगेटिव्स भी थे, पॉइंट्स ये भी सारे डिस्कस्ड हैं, राइट। सो निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर में रहा, एग्रीकल्चर में नहीं। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, जितना भी ग्रोथ प्रोसेस था, क्योंकि रूरल में प्राइमरीली एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स होते थे, राइट। लेकिन जो ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, इनमें फोकस प्राइमरीली अर्बन सेक्टर पे था। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म बन गया, इकोनॉमिक कॉलोनी बन गई, जिसने इन सब पॉलिसीज़ का बेनिफिट उठाया, उनको तो ज़्यादा इनकम होनी शुरू हो गई, वो अपने आप को एक कॉलोनी बना ली उन्होंने, अपनी इकोनॉमिक कॉलोनी। कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, कंज्यूमर सॉवरन तो हो गया, लेकिन कंज्यूमर स्प्रेड हुआ। जो गाड़ियाँ 15 साल से ज़्यादा भी चल सकती हैं, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर नई टेक्नोलॉजी चाहता था, उसके पास पैसा आ गया, तो वो 5-6 साल में गाड़ियाँ बेचने लग गया, जबकि उनकी यूज़फुल लाइफ अभी 10 साल और पेंडिंग थी। इससे बहुत सारा नेशनल वेस्ट, मनी जो है वो नेशनल वेस्ट भी हुआ। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस, हमें देखने में लगता है कि ग्रोथ हुई है, एक्चुअल में तो हमने पैसा और लिया है। जो पहले इंडिया के ऊपर लोन बहुत कम था, अब वो वैल्यू ऑफ लोन हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। सो लॉपसाइडेड ग्रोथ है। कल्चरल इरोजन, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा कल्चर इरोड हो गया। पहले हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते थे कल्चरल, जो हम कपड़े पहनते थे, अब वो उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आता, राइट। सो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कल्चरल इरोड तो हुआ है LPG में। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण बहुत सारे लोगों ने फॉरेन का कल्चर हमने यूज़ किया, वो फॉरेन कल्चर अडॉप्ट किया है, राइट। सो दीज आर ऑल द नेगेटिव्स। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, right? Do write to me for if you want further explanation on all these points, right? यही क्वेश्चन है इसमें मेन, आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। टेक केयर, गुड बाय।